सोचिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की इस बड़ी सी चेस की बिसात पर कभी-कभी सबसे बड़ा खिलाड़ी भी फंस जाता है। आज हम एक ऐसे ही संकट की कहानी में उतरेंगे जहां अमेरिका और ईरान, आप समझिए कि बस युद्ध के मुहाने पर खड़े थे। हालात इतने ज्यादा तनावपूर्ण हो गए थे। और यही यही तो वो सवाल है जो इस पूरी कहानी को इतना ज्यादा दिलचस्प बना देता है। मतलब सोचिए जरा, दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर जिसकी सेना को कोई टक्कर नहीं दे सकता, वो मदद मांगने लगे। तो आखिर हुआ क्या था? ऐसी नौबत आ कैसे गई कि एक महाशक्ति इतनी लाचार हो जाए? तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। और यहां हमें एक बहुत ही हैरान करने वाली तस्वीर दिखती है। अमेरिका, जो समझिए कि दुनिया का पुलिसमैन बनता फिरता है, अब वो खुद मदद के लिए हाथ फैला रहा था। देखिए, ईरान के साथ ही जो कॉन्फ्लिक्ट था उसे शुरू हुए बस 2 ही हफ्ते हुए थे, और तीसरे हफ्ते के शुरू होते होते ही अमेरिका के खेमे में आप कह सकते हैं कि बेचैनी फैल गई। हालत ये हो गई थी कि वॉशिंगटन को हर दरवाज़ा खटखटाना पड़ रहा था। और ये जो मदद की गुहार थी ना, ये सिर्फ दोस्तों तक नहीं थी। हाँ, अमेरिका ने अपने नेटो एलाइज, जापान, फ्रांस सबसे बात की। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात क्या थी पता है? अमेरिका ने अपने सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक राइवल मतलब चीन से भी मदद मांग ली। अब आप सोच सकते हैं कि अमेरिका उस वक्त कितने जबरदस्त प्रेशर में होगा। सिचुएशन इतनी ज्यादा सीरियस हो गई थी कि एक कमेंटेटर ने तो इसे कुछ यूं बयां किया कि ट्रंप गिड़गिड़ा रहे थे, भीख मांग रहे थे कि कोई आए और उन्हें इस जंग से बाहर निकाल ले। अब सोचिए, जब दुनिया के सबसे बड़ी सुपर पावर के लीडर के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल हों, तो आप समझ सकते हैं कि मामला कितना गंभीर रहा होगा। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? अमेरिका इतना मजबूर कैसे हो गया? अच्छा, इस पूरे संकट की जड़ एक बहुत खास ज्योग्राफिकल लोकेशन थी, और ये जगह ईरान के हाथ का तुरुप का इक्का बन गई थी। ये जगह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब ये है क्या? ये फारस की खाड़ी को खुले समंदर से जोड़ने वाला एक पतला सा समुद्री रास्ता। लेकिन ये दुनिया की एनर्जी सप्लाई के लिए इतना जरूरी है कि आप सोच भी नहीं सकते। दुनिया का बहुत सारा तेल यहीं से होकर गुजरता है। अब आप पूछेंगे कि कितना जरूरी है, तो सुनिए, ईरान ने बस एक चाल चली और दुनिया के करीब करीब 20% तेल सप्लाई पर ब्रेक लग गया। 20%, मतलब पूरी दुनिया की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा अचानक से रुकने की कगार पर आ गया था। और बस ईरान ने इसी कमजोर नस को पकड़ लिया। उसने इस चोक पॉइंट को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। इसे बंद करते ही ईरान ने अमेरिका और पूरी दुनिया पर इतना जबरदस्त प्रेशर बनाया कि पूरा का पूरा गेम ही पलट कर रख दिया। तो ठीक है, अमेरिका ने सबसे मदद मांगी। अब देखते हैं कि दुनिया ने क्या जवाब दिया। क्या सब उसकी मदद के लिए दौड़ पड़े? जवाब था एक बड़ा सा नहीं। ब्रिटेन, जो उसका इतना करीबी एलाय है, उसने मना कर दिया। जापान, जर्मनी सबने अपने हाथ पीछे खींच लिए। और सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब चीन, जिससे अमेरिका ने मदद मांगी थी, उसी ने उल्टा अमेरिका को ही लेक्चर दे दिया कि भाई अपनी मिलिट्री कार्रवाई बंद करो। और इस पूरे वाकये को एक एनालिस्ट ने बड़े ही सीधे सपाट शब्दों में कहा, ट्रंप की बात की कोई हैसियत नहीं रह गई बॉस। ये लाइन अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है। ये दिखाती है कि दुनिया की नजरों में अमेरिकी लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी पर कितने सवाल उठ रहे थे। अच्छा, अब इस कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। एक तरफ जहां अमेरिका को हर जगह से ना सुनने को मिल रही थी, वहीं दूसरी तरफ भारत ने एक बिल्कुल ही अलग रास्ता पकड़ा, और मजे की बात यह है कि उसे कामयाबी भी मिली। दोनों के तरीकों में जमीन आसमान का फर्क था। आप देखिए, एक तरफ था अमेरिका जो धमकियां दे रहा था, मिलिट्री एक्शन की बात कर रहा था, और दूसरी तरफ था भारत जिसने चुपचाप पर्दे के पीछे डिप्लोमेसी का रास्ता चुना। उसने अपने पुराने रिश्तों की ताकत पर भरोसा किया। तो भारत ने किया क्या? पर्दे के पीछे डिप्लोमेसी के पहिए घूमने शुरू हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे ईरान के प्रेसिडेंट से बात की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने ईरानी काउंटरपार्ट से एक नहीं 4 बार फोन पे बात की। और नतीजा ये हुआ कि भारत के जहाज़ों के लिए वो रास्ता खुल गया। और हाँ, ये सिर्फ कोई खोखली बातें नहीं थीं, इसका पक्का सबूत भी था। शिवालिक और नंदा देवी, ये भारत के 2 एलपीजी टैंकर थे जो उस मुश्किल रास्ते से एकदम सुरक्षित निकलकर भारत पहुंचे। और ये तब हुआ जब बाकी पूरी दुनिया के जहाज बंदरगाहों पर खड़े इंतजार कर रहे थे। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आई। ईरान के विदेश मंत्री ने साफ साफ कहा कि ये कोई डील नहीं थी, ये तो भारत और ईरान के पुराने गहरे रिश्तों का नतीजा था। इससे एक बात साफ होती है कि मुश्किल वक्त में लंबे समय के बनाए हुए रिश्ते ही काम आते हैं।
तो अब वापस अमेरिका पे आते हैं। जब दुनिया भर से उसे ना सुनने को मिली और उसकी अपनी डिप्लोमेसी फेल हो गई, तो उसने क्या किया? क्या उसने अपनी स्ट्रैटेजी बदली या कुछ और किया? नहीं, अमेरिका ने बातचीत का रास्ता नहीं चुना। उसने रास्ता चुना सीधी मिलिट्री कार्रवाई का। उसने ईरान के खार्ग आइलैंड पर हमला कर दिया, और ये एक ऐसा कदम था जिसने टेंशन को एक बिल्कुल नए और खतरनाक लेवल पर पहुंचा दिया। लेकिन ये हमला भी आप कह सकते हैं कि अंधाधुंध नहीं था। ये बहुत स्ट्रेटेजिक था। अमेरिकी हमलों का निशाना ईरान के मिलिट्री टारगेट्स थे, जैसे मिसाइल स्टोरेज, नेवल माइन फैक्ट्रियां, बंकर, ये सब। लेकिन उन्होंने जानबूझकर तेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को, मतलब पाइपलाइंस को, स्टोरेज फैसिलिटीज को छोड़ दिया। अब कुछ एनालिस्ट्स का मानना है कि इसके पीछे सोच ये थी कि भविष्य में इन तेल के ठिकानों पर कब्जा किया जा सके। और फिर इस तनाव में घी डालने का काम किया एक बहुत ही चौंकाने वाले बयान ने। यह दावा किया गया कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने धमकी दी कि वो खार्ग आइलैंड पर सिर्फ मजे के लिए और हमले कर सकते हैं। सिर्फ मजे के लिए? यह बयान दिखाता है कि सिचुएशन कितनी ज्यादा एक्सप्लोजिव हो चुकी थी। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब इस तरह का कोई ग्लोबल क्राइसिस आता है, तो असल ताकत क्या है? क्या वो मिलिट्री पावर है, धमकियां हैं, या फिर सालों साल मेहनत करके बनाए गए डिप्लोमैटिक रिश्ते हैं? इस सवाल का जवाब शायद आने वाले वक्त की पॉलिटिक्स की दिशा तय करेगा।